गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग का 10th स्टैंडर्ड का थर्ड लेसन का पार्ट 2 स्टार्ट करने वाले। ओके, पार्ट 2 का थर्ड लेसन और सेकंड पार्ट आधा हम लोग ने देख लिया था पहले वीडियो में, आधा ये दूसरा वीडियो बनाना जा रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते क्या दिया। वनस्पतियों में लैंगिक प्रजनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट देखेंगे। इसके अंदर पहला टॉपिक क्या लिखा है इसमें, वनस्पतियों में पुष्प लैंगिक प्रजनन की क्रियात्मक इकाई है। वनस्पति में जो पुष्प रहते हैं वो लैंगिक प्रजनन के क्रियात्मक इकाई है। ठीक है, तो जो पुष्प रहते हैं उसके अंदर से ही लैंगिक प्रजनन इसके वनस्पति के अंदर होता है। पुष्प में बाहर से अंदर की ओर क्रम से कुल 4 मंडल होते हैं। देखिए नीचे दिया तुम लोग को, 7th स्टैंडर्ड में भी हो गया था, सॉरी 8th स्टैंडर्ड में भी हुआ था ये। ठीक है, आगे देखो दिया क्या क्या दिया है। एक बाह्य दलपुंज दिया है जिसको इंग्लिश में कैलिक्स कहते हैं, फिर दलपुंज, कोरोला, पुमंग, एंड्रोशियम और जायांग गाइनेंशियम। ठीक है, ये सब तुम लोग को 8 में भी हो चुका है, 7th में भी हो चुका है और ये अभी 9th में भी हो चुका है, और वही थोड़ा सा वापस अभी डीप में 10th में भी आया है। ठीक है, तो ये बताया पुष्प के बाहर के और अंदर की कुल 4 मंडल होती है। कौन कौन सी होती है, बाह्य दलपुंज, एक दलपुंज, फिर पुमंग और फिर जयांग। ठीक है, कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम ये बताया। देखो इसके अंदर दिया ये जो पत्ती सब है, पंखुड़ी, कैलिक्स। ठीक है, ये दलपुंज है। फिर तुम्हारा ये जो बीच का पार्ट है वो तुम्हारा नीचे से देखो, यहाँ पे नीचे देखो दिखाया है, नीचे के अंदर यहाँ पे तुम्हारा वो बाह्य दलपुंज है। ठीक है, पुष्पधार के ऊपर जो है तुम्हारा वो, फिर ये बाकी के जो वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय ये तुम्हारा जयांग हो गया, और पराकोश और पंतंतु ये तुम्हारा पुमंग हो गया। ठीक है, ये टोटल यहाँ पे 4 बताए, ये चारों मिलके तुम्हारा जो क्या बोलते हैं फूल का पार्ट रहता है वो बनता है। इनमें पुमंग और जयांग के प्रजनन का कार्य करते हैं, इसलिए इन्हें आवश्यक मंडल, एसेंशियल वॉर्ड्स कहते हैं। ठीक है, क्या बताया इसके अंदर, जो तुम्हारा यहाँ पे जयांग है और पुमंग है ये एसेंशियल है। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ रहता है जन प्रजनन के लिए, तो यही बताया, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, जयांग और पुमंग, ये जो भाग है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बाह्य दलपुंज और दलपुंज आंतरिक मंडलों की सुरक्षा करते हैं, इन्हें इसलिए इन्हें आंतरिक मंडल, एक्सेसरी वॉल्स, ठीक है, सॉरी अतिरिक्त मंडल मतलब एक्सेसरी वॉल्स कहते हैं। बाह्य दलपुंज के घटक दलों के पीछे पिछक कहते हैं, वे हरे रंग के होते हैं। दलपुंज के घटक दल को पंखुड़ी कहते हैं, वे विभिन्न रंगों के होते हैं। क्या बताया इसके अंदर, जो बाह्य दलपुंज और दलपुंज है ये आंतरिक जो मंडल है, ठीक है, आवश्यक मंडल जो है अंदर का, वो जो दिए पुमंग और जयांग उनको ये करता है, प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, और फिर उसको उसलिए अतिरिक्त मंडल भी कहा जाता है। और बताया बाह्य दलपुंज के घटक जो होते हैं पिछक के कहते हैं, वो हरे रंग के होते हैं, और जो दलपुंज के घटक है, ठीक है, जो पंखुड़ी है, वो कभी भी किसी हर फूल के विभिन्न रहते हैं। ठीक है, इसलिए बताया यहाँ पे विभिन्न रंग के, किसके लाल रहते हैं, किसके पीले रहते हैं, सबके अलग अलग रहते हैं, लेकिन नीचे का जो रहता है वो ग्रीन कलर का ही रहता है। ठीक है, फिर आगे क्या दिया है, पुमंग ये नर मेल दल है, इनके घटक दलों को पुकेसर स्टेमेन कहते हैं। ठीक है, पुमंग जो ये मेल बताया, नर बताया, इसके अंदर नर दल का घटक है ये, और इसके पुकेसर स्टेमेन कहा जाता है। ठीक है, फिर जयांग ये स्त्री फीमेल दल है, इसके घटक को स्त्री केसर कहते हैं। ठीक है, जयांग जो है वो स्त्री का दल है, और पुमंग जो था वो मेल का दल है। ठीक है, नर का, पुरुष और स्त्री जिसे कहते हैं। फिर आगे कह दिया है, अगर एक ही पुष्प में पुमंग और जयांग ये दोनों भी मंडल उपस्थित हो तो पुष्प अभ्यलिंगी मतलब बायसेक्सुअली कहलाते हैं। ठीक है, जिसके अंदर ये दोनों रहते हैं, पुष्प और पुमंग, सॉरी पुष्प के अंदर पुमंग और जयांग दोनों अगर मंडल रहा, दोनों मंडल उपस्थित रहा, तो वो उभयलिंग हो जाता है। ठीक है, दोनों बाइसेक्सुअल जैसे इंग्लिश में कहते हैं। और क्या होता है, अगर पुष्प में उपरोक्त दोनों में से केवल एक ही मंडल हो तो फूलों को एक लिंगी पुष्प कहते हैं। ठीक है, जिसके अंदर एक ही लिंग रहेगा। फिर अगर केवल पुमंग हो तो नर पुष्प कहा जाएगा, और केवल अगर जयांग रहेगा तो मादा पुष्प कहा जाएगा। ठीक है, उदाहरण जैसे पपीता का यहाँ पे उदाहरण दिया है, तो कोई भी एक ही रहेगा तो उसको एक पुष्प मतलब जो कहते हैं, अगर नर पुष्प पुमंग रहा तो नर पुष्प, और मादा रहेगा तो तुम्हारा, सॉरी जयांग रहेगा तो मादा पुष्प कहा जाएगा। फिर यहाँ पे आगे क्या दिया है, बहुत से पुष्प में आधार के लिए जो वृत्तंत होता है उसे पुष्पधार या पुष्पवृंत पेडिकल कहते हैं। ऐसे पुष्प को पुष्पवृंती पुष्प कहते हैं। वृंत न हो तो पुष्प को स्थानबद्ध सेसिल पुष्प कहते हैं। ठीक है, क्या बताया, पुष्प के अंदर जो आधार रहता है, नीचे देखा हम लोग ने आधार, उसको पुष्पाधार कहा जाता है, जिसके ऊपर पुष्प टिका हुआ रहता है। ठीक है, और वही जो पुष्पाधार रहता है उसको ही कहते हैं पुष्पवृंत। ठीक है, और जिसके अंदर पुष्पवृंत नहीं रहता है उसको स्थानबद्ध सेसिल पुष्प ऐसे कहा जाता है।
ठीक है। फिर आगे दिया है पुमंग में एक पूतंतु मतलब फिलामेंट होता है, पाइप जैसा देखा रहेगा तुम लोग ने, पूतंतु होता है जिसके सिरे पर एक परकोश एंथर होता है। परकोश के 4 भाग होते हैं जिन्हें कोष्ठक लॉक्यूल्स कहते हैं, ठीक है। परकोश एंथर रहता है ऊपर, तुम लोग को मतलब जासवंत का फूल दिखा रहेगा तो उसके ऊपर रेड रेड कलर का और बाजू में व्हाइट येलो येलो कलर का रहता है, तो ये एंथर रहता है। और परकोश के 4 भाग रहते हैं, ठीक है। ऊपर जो 4 भाग रहते हैं उसको फाड़ोगे तो वो 4 भाग निकलेंगे उसके अंदर से, उसको ही कोष्ठक कहते हैं। इन कोष्ठक में अर्धसूत्री विभाजन की सहायता से परागकण तैयार होता है। उचित समय पर परागकोश फूटकर अंदर से परागकण बाहर आते हैं और जयांग के घटक दल अर्थात स्त्री कोश ये स्वतंत्र रूप से संयुक्त रूप हो सकते हैं। क्या बताया फिर आगे, जो परागकण जिसके अंदर कोष्ठक के अंदर परागकण रहता है वो विभाजन होते हैं और उसके अंदर के जो परागकोश रहते हैं वो फूटकर अंदर से बाहर निकलते हैं और वो बाहर आने के बाद फिर जयांग जब रहता है उसके अंदर जाके वो स्त्री कोश तैयार करता है, ठीक है। ये स्वतंत्र रूप से संयुक्त रूप से हो जाता है, ठीक है, हो सकता है स्वतंत्र से संयुक्त हो जाता है। प्रत्येक स्त्री केसर मतलब जयांग के सबसे निचले भाग में एक अंडाशय होता है, ठीक है। जब ये ऊपर से जब नीचे तक जाता है तो वो अंडाशय में ही जाता है। अंडाशय से ऊपर की ओर एक खोखली वर्तिका, ठीक है, स्टाइल निकलती है। वर्तिका के ऊपरी और सिरे पर वर्तिकाग्र स्टिग्मा होता है। अंडाशय में एक या अनेक बीजांड होते हैं, ठीक है। इसमें क्या बताया, स्टाइल जो रहता है जब वो फिलामेंट जो तुम्हारा यहाँ पे बताया पूतंतु, उसके बीच में एक पतला सा धागा जैसा रहता है, पाइप जैसा रहता है, उसको वर्तिका कहते हैं, ठीक है। खोखली का वर्तिका रहती है और उसके बराबर नीचे यहाँ पे नीचे से क्या बोलते हैं अंडाशय रहता है, ठीक है। फिर वर्तिका अगर स्टिग्मा जो रहता है ऊपर वो उस मतलब बीजांड से नीचे धीरे धीरे जाता है। प्रत्येक बीजांड में अर्धगुणसूत्री विभाजन द्वारा भूकोश, ठीक है। हम लोग ने अर्धसूत्री देखा था, अर्धगुणसूत्री 2 रहते, 2 के एक एक अलग अलग बन जाते हैं, ठीक है। भ्रूकोश एम्ब्रियो से तैयार होता है और प्रत्येक भ्रूकोश में से भ्रूणकोश में से एक अगुंती हैप्लॉइड अंडकोशिका एग सेल और 2 अगुंती का ध्रुवीय केंद्र पोलर न्यूक्लियर होते हैं, ठीक है। मतलब एक अगुंती के अंदर एक एग सेल रहता है, अंडकोशिका रहता है, उसके अंदर 2 केंद्रक रहते हैं, ठीक है, ध्रुवीय केंद्रक रहते हैं, वो दोनों मिल जाते हैं एक दूसरे से। और आगे क्या दिया है फिर, परागकोश के परागकण स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते, इस पर पराग्र और परागी भवन कहते हैं, ठीक है। ये तुम्हारा परागकोश और परागी स्त्री के वर्तिकाग्र स्थानांतर इसे परिभ्रमण पॉलिनेशन कहते हैं, ठीक है। फिर ये तुम्हारा जो ऊपर का पार्ट है तुम्हारा कैंसिल है, ठीक है। ये तुम्हारा जो नेक्स्ट लेक्चर में लूँगा तो उसके अंदर दिखाऊंगा तुम्हारा क्या क्या चीज़ कैंसिल है। फिर परागुण अजैविक घटक, हवा पानी या अजैविक घटक कीट पक्षी या अन्य प्राणी इसके सहायता से होता है। परागण के समय वर्तिका चिपचिपा होता है, इसे चिपचिपा वर्तिका का परागण गिरने पर वे अंकुरित होते हैं, अर्थात उनमें 2 पुंगमक निर्मित होते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे नीचे सब डायग्राम किससे समझाया गया है, देखो ये ऊपर रहता है वर्तिकाग्र, फिर वर्तिका और पुमंग, उसके ऊपर परागण। ये परागण जो रहता है धीरे धीरे देखो दूसरे डायग्राम के अंदर दिखा है वो धीरे धीरे अंदर जाता है प्यूबक में के अंदर, ठीक है, पराग नली के इस अंदर से। और धीरे जब वो अंदर जाता है तो तुम्हारा जो बीजांड रहता है बहुत सारे बताया ऊपर, ठीक है, तो वो उसके अंदर चला जाता है। भ्रूणकोश यहाँ पे दिया, ठीक है। वो तैयार होने के बाद जो उसको यहाँ पे जूम करके दिखाया गया कि युग्माणु का निर्माण धीरे धीरे होता है, ठीक है। और ये जो तुम्हारा न्यूक्लियस है, ठीक है, द्वितीय केंद्रिका है, 2 न्यूक्लियस एक के अंदर मौजूद है। और ये तुम्हारा अंतपोष, ठीक है, एक कोने में रहता है। तो ये जब भी पूरे तरीके से विकसित होता है तो वो इस तरह इस साइड आ जाते हैं। क्या दिया है फिर इसके अंदर, इस चिपचिपा वर्तिका पर परागण गिरने पर अंकुरित होते हैं, अर्थात उनमें 2 पुंगमक निर्मित होते हैं और एक दीर्घ परागनलिका का निर्माण होता है। परागनलिका का 2 पुंगमक का वहन करती है। यह परागनलिका वर्तिका से होती है, इसे बीजांड के भ्रूणकोश तक पहुंचती है। क्या बताया फिर, ये जो ऊपर परागण है वो धीरे धीरे अंदर जाती है और धीरे धीरे अंदर जाने के बाद वो बीजांड या भ्रूणकोश तक पहुंचती है। फिर उसमें एक पुंयुग्मक का स्त्री युग्मक के सहयोग होकर युग्मक जायगोट बनता है, ठीक है। युग्मन मतलब अंडा जैसे तैयार होता है। फिर यही फलन फर्टिलाइजेशन कहते हैं, इसको ही फलन फर्टिलाइजेशन कहते हैं। दूसरा पुंयुग्मक 2 ध्रुवीय केंद्रक के सहयोग करके भ्रूणपोष मतलब एंडोस्पर्म बनता है। इस प्रक्रिया को 2 पुंयुग्मक भाग लेते हैं, इसलिए दूसरा फलन डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। फिर क्या बताया इसके अंदर, जो तुम्हारा दूसरा पुंयुग्मक है वो ध्रुवीय केंद्र तक पहुंच जाता है और वो दूसरे बार पहुंचने के बाद दूसरा पुंयुग्मक भाग लेता है, इसलिए उसको ही दोहरा फलन कहा जाता है, ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं।
फिर तुम्हारा क्या आप जानते हुए कैंसिल है, सूचनापूर्वक देखिए। फिर बीजकरण, ये तुम्हारा शायद से कैंसिल है। ठीक है, नीचे का जो करो और देखो है, तो अभी देख लेते एक बार। ये फलन के पश्चात, फलन के बाद बीज अंड का जो रूपांतर होता है तथा अंडाशय का रूपांतर होता है, वैसे फलों के अंदर रूपांतरित होता है। फिर धीरे धीरे पत्ता निकलता है। ठीक है, फिर आता है यहाँ पे मनुष्य में लैंगिक प्रजनन। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स, इसके अंदर भी थोड़ा बहुत कैंसिल हुआ है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा याद कीजिए, कैंसिल है। फिर आगे क्या दिया है, अनुवांशिकता और अनुवांशिक परिवर्तन, इन का प्रकरण में हमने देखा कि पुरुष में XY ये लिंग गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, पुरुष के अंदर XY ये लिंग होते हैं तथा स्त्री के अंदर XX ये लिंग गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, हमारे अंदर 46 पूरे टोटल गुणसूत्र है, तो उसमें से एक जो रहते हैं वो लिंगी गुणसूत्र रहते हैं। तो पुरुष के अंदर XY है और स्त्री के अंदर XX लिंगी गुणसूत्र होते हैं। इन्हीं लिंग गुणसूत्र के कारण स्त्री और पुरुष के शरीर में विशिष्ट अंग वाले प्रजनन संस्थान का निर्माण होता है। ठीक है, जो बच्चे रहते हैं उनको, उसके अंदर ये पुरुष और स्त्री से जो ये XY क्रोमोसोम्स रहते हैं, ठीक है, गुणसूत्र रहते हैं, उससे उनके जो विभिन्न प्रजनन संस्थान है वो सब निर्माण होता है। X ये गुणसूत्र स्त्री और पुरुष के दोनों में होता है। ठीक है, X ये गुणसूत्र स्त्री से सिर्फ आता है, पुरुष में से कौन सा भी X या Y कुछ भी आ सकता है। ठीक है, Y ये गुणसूत्र केवल पुरुष में होता है, अर्थात Y गुणसूत्र केवल पुरुष तत्व के लिए उदार्य होता है, तो X गुणसूत्र स्त्री तत्व के लिए होता है। पुरुष में X गुणसूत्र किसी लिए होता है। अब हम मानवीय प्रजनन संस्थान कैसे होता है और उसके कार्य कैसे चलते हैं ये अध्ययन करेंगे। ठीक है, क्या बताया यहाँ पे, मानवीय पुरुष प्रजनन संस्थान मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर बताया। मानवीय पुरुष प्रजनन संस्थान वृषण टेस्टिस विभिन्न वाहिनियों, नालिका और ग्रंथियों से मिलकर बनता है। ठीक है, जो वृषण रहता है पुरुष के अंदर प्रजनन के लिए, वो वाहिनी, नालिका और ग्रंथियों से, बहुत सारी ये सब चीज से मिलकर बनता है। वृषण उदर ग्रुव के बाहर वृषण कोशिका में स्कॉटम में स्थित होता है। वृषण में आग्निक शक्रजनन नलिकाएं होती है, उसमें पाई जाने वाली जनन उपकला जर्मिनम एपिथेलियम की कोशिका अर्धसूत्री पद्धति द्वारा विभाजित होकर शुक्राणु का निर्माण करती है। क्या बताया इसके अंदर, जो वृषण रहता है उसके अंदर शुक्राणु नालिका रहती है। ठीक है, उसके अंदर ही जो रहता है तुम्हारा डिप्लॉइड सेल रहता है। ठीक है, जो गुणसूत्री रहता है वो एक गुणसूत्री विभाजित होकर एक सिंगल गुणसूत्री में बन जाता है, वही तुम्हारा शुक्राणु निर्माण होता है। ठीक है, उसके अंदर सिंगल विभाजित किया हुआ और सूत्री रहता है। ठीक है, उसके अंदर कोशिका जो रहती है वो अर्धसूत्री रहती है। विभिन्न नालिका द्वारा ये शुक्राणु आगे भेजे जाते हैं। इन नालिका का क्रम वृषण जालिका, रेक्टिसिस, उपवाहिनी, वास एफ्रेंसेस, और फिर बाद में आगे क्या दिया यहाँ पे, अधिवृषण, एपिडर्मिसिस और शुक्र नलिका, वास डिफरेंसेस, सखन वाहिनी, एजुकुलेटेड डक्ट, जनन मूत्र वाहिनी, यूरोजेनिटल डक्ट, इस प्रकार है। ठीक है, तो यही बताया जो बहुत सारे विभिन्न नालिका से द्वारा आगे जाते जाते बाद में ये निकलता है, तो वही सब के यहाँ पे नाम दिए गए हैं। फिर आगे दिया है शुक्र कोशिकाएं जैसे एक नालिका से दूसरी नालिका में भेजी जाती है, वैसे वैसे वह परिपक्व होकर फलन करने योग्य हो जाता है। क्या होता है इसके अंदर, जैसे जैसे वो आगे आगे जाता है वैसे वैसे वो परिपक्व अपना काम करने के लिए तैयार होते जाता है। ठीक है, फिर आगे क्या दिया है, शुक्राशय, सेमिनल वेसिकल। ठीक है, सेमिनल वेसिकल का स्त्राव संकलन ग्रंथि में स्रवित होता है और प्रोस्टेट ग्रंथि प्रोस्टेट ग्लैंड जो रहता है तथा कॉपर ग्रंथि, कॉपर ग्लैंड्स जो रहता है का स्त्राव मूत्र जनन नालिका में से स्रवित होता है। ये सभी स्त्राव और शुक्राणु मिलकर वीर्य सीमेन तैयार होता है। क्या होता है इसने, शुक्राशय। ठीक है, सेमिनल वेसिकल जो रहता है वो उससे ग्रंथि आगे जाता है, फिर उसके आगे प्रोस्टेट ग्रंथि के अंदर जाता है, फिर बाद में लास्ट में कॉपर ग्रंथि के जाते हुए मूत्र जनन से जाके लास्ट में स्त्रिया होता है। ठीक है, स्त्रीवित होता है, एक जगह पे जमा हो जाता है और बाद में ये जाके वीर्य सीमेन बन जाता है। ये वीर्य शीनन पेनिस के मध्य से बाहर छोड़ा जाता है। मानवीय पुरुष प्रजनन संस्थान जनमूत्री वाहिनी, प्रोस्टेट ग्रंथि, वृषण कोश व शीशन से छोड़कर सभी अंगों को एक एक जोड़ती होती है। ठीक है, ये सब जो चीज़ रहता है वो सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है।
ठीक है। फिर मानवीय स्त्री प्रजनन संस्थान फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या बताया यहाँ पे, स्त्री प्रजनन संस्थान में पाए जाने वाले सभी अंग उदर ग्रुव में स्थित होते हैं। इसमें अंडाशय की एक जोड़ी, अंडवाहक नालिका की एक जोड़ी, एक गर्भाशय और एक योनि का समावेश होता है। इसके अतिरिक्त बर्थलीनस मार्क ग्रंथि की भी एक जोड़ी होती है। ठीक है, ये सब मिलके क्या बताया, ये सब जो पॉइंट बताया ये सब से बन के स्त्री प्रजनन संस्थान बनती है। क्या दिया इसके आगे, सामान्यतः हर महीने में एक अंडा कोशिका एक एक अंडाशय से बारी बारी उदर ग्रुव में छोड़ी जाती है। अंडा नालिका के सिरे का भाग एक वायु कोशिका के जैसे होता है। ठीक है, हर एक महीने एक एक उदर ग्रुव छोड़ी जाती है। ठीक है, और इस जिसके माध्यम से एक छिद्रा होता है, उस छिद्रा से अंड कोशिकाएं अंडवाहक नालिका में प्रवेश करती है। ठीक है, वो हर महीने जो आती है वो अंड कोशिका से अंड वाहन से नालिका से प्रवेश करती है। अंडवाहक नालिका में आंतरिक पृष्ठभाग पर रोमक होते हैं। ये रोमक अंडी कोशिका को गर्भाशय और ढकेलती जाती है। ठीक है, ये जो क्या बोलते हैं अंड कोशिका रोमक रहती है वो अंड कोशिका को आगे की तरफ जाने के लिए सहायता करता है। फिर युग्माणु निर्माण, गैमेट फॉर्मेशन कह दिया यहाँ पे। शुक्र कोशिका, शुक्राणु और अंड कोशिका ये दोनों ही युग्माणु अर्धसूत्री विभाजन से निर्मित होते हैं। ठीक है, अभी गैमेट फॉर्मेशन कैसे होता है, युग्माणु निर्माण कैसे होता है। शुक्र कोशिका, शुक्राणु और अंड कोशिका ये दोनों युग्माणु मतलब अर्धसूत्री विभाजन रहते हैं। ठीक है, आधे आधे रहते हैं, डिप्लॉइड नहीं रहते, हैप्लॉइड सेल्स रहते हैं। ठीक है, आधे रहते हैं। पुरुष के वृषण में यौवनावस्था से आगे मृत्युक शुक्र कोशिकाओं का निर्माण होता रहता है। जन्म के समय स्त्री के अंडाशय में से 2 से 4 10 लाख इतनी बड़ी संख्या में अंड कोशिकाएं डिंब होती है। ठीक है, 2 से 10 लाख, ठीक है, मतलब 20 लाख से 40 लाख इतनी बड़ी संख्या में अंड कोशिकाएं का डिंब होता है। तथापि स्त्री के अंडाशय में यौवनावस्था में आगे मासिक धर्म रुक जाने की उम्र तक सामान्यतः उम्र 45 वर्ष हर महीने एक अंडी कोशिका तैयार होती है। ठीक है, क्या बताया, लिमिट बताया, 45 वर्ष तक एक एक महीने में एक एक अंड कोशिकाएं तैयार होती है। स्त्री में प्रजनन संस्थान के कार्य रुक जाने ही मासिक धर्म का बंद होना कहते हैं। ठीक है, प्रजनन संस्थान के कार्य को रुक जाने को ही मासिक धर्म का बंद कहना कहते हैं। सामान्यतः 45 से 50 वर्ष के दरमियान स्त्री के शरीर में प्रजनन संस्थान के कार्य को नियंत्रित करने वाला संप्रेरक का स्राव रुक जाता है। ठीक है, क्या होता है उसके अंदर का जो नियंत्रित करने वाला संस्थान, प्रजनन संस्थान के कार्य को नियंत्रित करने वाला जो संप्रेरक है वो रुक जाता है, उसलिए अंडाशय नई निर्मित होती है, इसलिए मासिक धर्म रुक जाता है। ठीक है, फलन और फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, शुक्राणु तथा डिंब का संयोग होकर युग्माणु के निर्माण होने की प्रक्रिया को फलन कहते हैं। ठीक है, शुक्राणु तथा डिंब जब दोनों संयोग मतलब एक बन जाते हैं उसको ही फलन कहते हैं। मनुष्य की फलन की प्रक्रिया शरीरातंग होती है। ठीक है, मतलब शरीर के अंदर ही होती है। संभोग ये समय स्त्री के योगी मार्ग में वीर्य सक्रिय किया जाता है। ठीक है, संभोग के टाइम पे स्त्री के अंदर ये क्या बोलते हैं योनि के मार्ग से वीर्य को अंदर डाला जाता है। वीर्य में स्थित कुछ 10 लाख तक संख्या वाली शुक्राणु योगी मार्ग से गर्भाशय अंड नालिका इस मार्ग से सफर करते, उसमें एक शुक्राणु अंडा नालिका में उपस्थित इकलौता डिंब का फलन करता है। क्या बोलता है, 10 लाख मतलब ऊपर देखा हम लोग ने 20 लाख 40 लाख, उसमें से 10 लाख जो रहता है वो एक टाइम पे वो सफ़र करता है। यौवन अवस्था में मासिक धर्म रुक जाने तक साधारण 10 से 17वें वर्ष से 45 से 50 वर्ष तक हर महीने की अंड कोशिकाएं बाहर निकलती है। क्या होता है, लिमिट रहता है 10 से 17 साल स्टार्ट होकर 45 से 50 वर्ष तक एक एक महीने में एक एक अंड कोशिकाएं बाहर निकलती है। अर्थात मासिक धर्म रुकने के बाद 2 से 4 लाख अंड कोशिकाएं में से साधारण केवल 400 ही अंड कोशिकाएं अंडाशय से बाहर निकलती है। बची हुई सारी अंड कोशिकाएं नष्ट हो जाती है। क्या होता है, 400 ही अंड कोशिकाएं जो रहती है अंडाशय से बाहर बाकी सब जो रहता है वो नष्ट हो जाती है। यहाँ पे डायग्राम में दिखाया देखो शुक्राणु और अंड कोशिकाएं। ठीक है, फलन का। फिर क्या आप जानते हो क्या है ये
युग्मक तैयार करने वाली कोशिका में देखो संख्या जो रहती है वो 22 रहती है, ठीक है। 22 जोड़ी अलिंगिक रहती है, उसमें से एक जोड़ी जो रहता है वो लिंगिक रहता है, ठीक है। 22 तुम्हारा मतलब 44 हो गया, और एक जो रहता है तुम्हारा ये 46 हो गया। टोटल हमारे अंदर गुणसूत्र रहता है वो 46 रहता है, ठीक है। तो 44 22 जोड़ी जो बताया वहाँ पे 44 दिखा है, 44 प्लस एक्स एक्स या 44 प्लस एक्स वाई, ठीक है। तो 44 अगर पुरुष से एक्स आया, अगर स्त्री से एक्स आया, पुरुष से भी एक्स आया तो 44 प्लस एक्स आएगा। फिर नहीं तो अगर स्त्री से एक्स आया और पुरुष से वाई आया तो 44 प्लस एक्स वाई होएगा, ठीक है। बाजू में वही दिखा है 44 प्लस एक्स वाई या 22 प्लस एक्स 22 प्लस वाई। तो अगर 44 प्लस एक्स एक्स रहा तो लड़की, अगर 44 प्लस एक्स वाई रहा तो लड़का, ठीक है। कभी कभी ये एक ज़्यादा या एक कम भी हो जाता है, ठीक है, ट्राइजोमी। तो हम लोग वो आगे पढ़ेंगे चैप्टर में, ठीक है। ये चैप्टर में दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे वो सब बीमारी रहती है, तो वो सब बीमारी कैसे होती है, ठीक है। वो बीमारी सब जो हुआ है उसके अंदर हम लोग देखेंगे। सो ये जो एक ज़्यादा या एक कम हो जाता है तो क्या बीमारी होती है। फिर आगे विकास और जन्म, डेवलपमेंट एंड बर्थ बताया। क्या दिया इसके अंदर, अंडर नालिका में फलन के बाद तैयार हुए युग्मक का कई बार अर्धसूत्री विभाजन होती है, ठीक है। क्या बताया इसके अंदर, अंडर नालिका में फलन के बाद तैयार हुआ युग्मक जो होता है कई बार वो अर्धसूत्री विभाजन हो जाता है, जिससे भ्रूण बनता है। इसके दौरान वो गर्भाशय की ओर जाता है। गर्भाशय में पहुंचने के बाद उसका अंकुर होकर आगे की वृद्धि विकास होता है, ठीक है। वो जो थोड़ा सा छोटा सा ये रहता है अंडाशय, वो धीरे अंकुरित होता है और धीरे धीरे उसके अंदर विकास होने लगता है। गर्भाशय में हुई वृद्धि के समय भ्रूण को भोजन की आपूर्ति करने के लिए अपार प्लेसेंटा नामक अंग का निर्माण होता है, ठीक है। अपने आप जो क्या बोलते हैं उसका विकास होने लगता है गर्भाशय का, मतलब जो अंकुर होता रहता है, तो उसको बराबर पोषण देने के लिए, भोजन देने के लिए उसके अंदर अपरा ऐसा नामक अंग अपने आप निर्माण होता है। फलन होने के साधारण 9 महीने के बाद भ्रूण की पूरी वृद्धि हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे देखो दिया है 8 4 8 12 16 ये हफ्ते में दिया है, ठीक है। धीरे धीरे भ्रूण की वृद्धि हो जाती है 9 महीने तक। फिर इसे सदैव ध्यान में रखना, है कैंसिल है, ठीक है। वही बात बताया इसके अंदर, एक्स और वाई जो रहता है वो गुणसूत्री किससे किससे आते हैं। फिर मासिक धर्म दिया है यहाँ पे, मेंस्ट्रुअल साइकिल, यौवन अवस्था के बाद स्त्री के प्रजनन संस्थान, ये तुम्हारा शायद से कैंसिल है तुम्हारा, ओके, ये तुम्हारा कैंसिल है। इसके आगे देखते हैं रिप्रोडक्शन एंड एडवांस टेक्नोलॉजी, ठीक है। अगर वो कैंसिल एक बार देख चेक कर लेता हूँ, नहीं कैंसिल रहेगा तो तुम लोग को वापस डाल दूंगा उसके ऊपर वीडियो, ओके। प्रजनन और आधुनिक तकनीक, रिप्रोडक्शन एंड द एडवांस टेक्नोलॉजी, क्या दिया इसके अंदर, कई दंपतियों को विभिन्न कारणों से संतान नहीं होते। स्त्री के विषय में मासिक धर्म में अनियमितता, डिम में निर्माण के अवरोध, अंडनालिका में डिम के प्रवेश को लेकर रुकावट, गर्भाशय के गर्भरोपण की क्षमता में कमी, समस्या आदि कारण से वजह संतान प्राप्ति नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये सब ये दिखा है, ये सब कमी की वजह से कभी कभी कोई स्त्री पुरुष को मतलब बच्चे नहीं होते। तो पुरुष को वीर्य के शुक्राणु का पूर्ण रूप से अभाव, शुक्राणु, ठीक है। अभी ये सब जो पहले ऊपर का बताया वो स्त्री के अंदर कुछ खराबी रहते हैं उसके अंदर होता है, अभी आगे दिया है पुरुष के अंदर खराबी होता है तो बताया। पुरुष में वीर्य के शुक्राणु का पूर्ण रूप से अभाव, शुक्राणु की मंद गति, शुक्राणु में विभिन्न दोष आदि कारणों से संतान प्राप्ति में बाधाएं निर्माण होती है। लेकिन आधुनिक चिकित्सक विज्ञान के कारण अब इन सारी समस्याओं पर मात कर पाना संभव है, ठीक है। ये सबको अभी ठीक किया जा सकता है। IVF, स्थापन मातृत्व, सरोगेसी, मदर जो नाम दिया है, ठीक है, तो सरोगेसी। फिर वीर्य बैंक आदि तकनीकों की सहायता से अब संतानहीन दंपत्ति से संतान प्राप्ति हो सकती है। उसमें सबसे पहला IVF दिया है, ठीक है। IVF, काच नलिका में फलन, काच नलिका में फलन IVF का फुल फॉर्म दिया है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है। इसका फुल फॉर्म याद रखना, ये आ सकता है एग्जाम में। इस तकनीक में फलन की क्रिया एक कांच की नलिका में की जाती है और निर्माण होने वाले भ्रूण उचित समय पर दंपति की स्त्री के गर्भाशय में आरोपित किया जाता है। शुक्राणु की संख्या में कमी, डिंब का अंडनलिका में प्रवेश में रुकावट आदि समस्याओं के कारण अगर संतान प्राप्ति न हो रही हो तो समस्या IVF तकनीक का उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, एक टेस्ट ट्यूब बेबी जिसे कहा जाता है, ठीक है। तो ये तकनीक से फलन किया जा सकता है।
फिर आगे दिया है सरोगेट मदर, ठीक है, स्थापना मातृत्व। कुछ स्त्रियों में गर्भाशय आरोपण नहीं होता, वे स्त्री स्थापना मातृत्व सरोगेट मदर इस आधुनिक उपचार से पद्धति से सहायता से ले सकते हैं, ठीक है। इस पद्धति में गर्भाशय आरोपण क्षम न होने वाली स्त्री के अंडाशय से डिंब लिया जाता है और उस डिंब को कांच नालिका में लेकर उस स्त्री के पति के शुक्राणु का उपयोग करके फलन किया जाता है, ठीक है। फिर इससे निर्माण होने वाले भ्रूण को किसी अन्य स्त्री के गर्भाशय में आरोपित कर देते हैं। ऐसे ही परिस्थिति में जिस स्त्री के गर्भाशय में भ्रूण को रोपण किया जाता है उस स्त्री को स्थानपन्न माता कहा जाता है, ठीक है, सरोगेट मदर कहा जाता है, जिसके अंदर ये रोपा जाता है। फिर वीर्य बैंक, स्पर्म बैंक दिया है या सीमेन बैंक भी कह सकते हैं। इसके अंदर क्या दिया है, कई दंपति के पुरुष में शुक्राणु की निर्मित को लेकर कुछ समस्याएं होती है। ऐसे दंपति के लिए संतान प्राप्ति है तो वीर्य बैंक ये एक नई संकल्पना समान आई है। रक्त बैंक की जैसी ये संकल्पना है, ठीक है, जैसे रक्त बैंक रहता है वैसे ये वीर्य बैंक की स्थापना की गई थी। पुरुष के इच्छानुसार उनकी संपूर्ण शारीरिक और अन्य जांच करने के बाद उनके द्वारा सखलित वीर्य बैंक के संग्रहित किया जाता है, ठीक है, उसके पूरे मतलब चेकअप किया जाता है, उसके बाद फिर उनसे वीर्य लिया जाता है और वीर्य बैंक में रखा जाता है। इस दंपति को संतान की आवश्यकता को उनके इच्छानुसार इस संग्रहित करके रखे हुए वीर्य का उपयोग करके दंपति के स्त्री का डिंब IVF तकनीक की सहायता से फलित किया जाता है, ठीक है, उसको टेस्ट ट्यूब जो कहते हैं उसके अंदर इसको रख के उसके अंदर IVF के मतलब तकनीक में इसको यूज़ किया जाता है और इससे तैयार होने वाले भ्रूण से स्त्री के गर्भाशय में आरोपित किया जाता है। कानून के अनुसार ये वीर्यदाता का नाम गुप्त रखा जाता है, ठीक है। जुड़वा, अभी ट्विंस बताया गया, ट्विंस तुम लोग को पता ही रहेगा जुड़वा, ठीक है, सेम दिखते हैं, तो वो बताया वो किस कारण होता है। गर्भाशय में एक सी समय में दो भ्रूण की वृद्धि होकर दो शिशुओं का जन्म हो जाता है, ठीक है, दो भ्रूण एक साथ अगर जब बन गए तो उसके साथ दो शिशु जन्म लेते हैं, ठीक है, उसको ही जुड़वा कहते हैं। ऐसे शिशुओं को जुड़वा कहते हैं। इसे दंपति को जुड़वा बच्चे होते हैं। जुड़वा के दो प्रकार होते हैं, एक युग्मज जुड़वा और द्वियुग्मज जुड़वा, ठीक है, जुड़वा के भी दो प्रकार बताए गए, एक युग्मज जुड़वा और एक दूसरा द्वियुग्मज जुड़वा, ठीक है। एक युग्मज जुड़वा संतान एक ही युग्मक से बनती है, ठीक है, एक युग्मज जुड़वा जो रहती है वो एक ही युग्मक से बनती है और भ्रूण के शुरू के समय युग्मक तैयार होने के लिए 8 दिन के अंदर उसकी कोशिका अचानक दो समूह विभाजित हो जाती है, ठीक है। क्या बताया इसके अंदर, जब वो एक ही रहती है, ठीक है, एक ही युग्मक बनती है और बाद में 8 दिन के अंदर वो कोशिका जो रहती है अचानक दो समूह में विभाजित हो जाता है, दो में डिवाइड हो जाता है। इस भ्रूण कोशिका के दोनों समूह अलग अलग भ्रूण के रूप में बढ़ने लगते हैं, ठीक है, दो जब डिवाइड होता है तो फिर एक अलग और एक अलग स्वतंत्र रूप से अलग अलग दोनों बढ़ने लगते हैं और पूरी वृद्धि होकर एक युग्मक जुड़वा जन्म लेता है, ठीक है, एक ही युग्मक जुड़वा बाद में जन्म लेता है एक ही युग्मक से, ठीक है, उसको एक ही युग्मक कहते हैं। फिर अभी दूसरा दिया दो युग्मक। ऐसी जुड़वा संतान जनुकीय दृष्टि से बिल्कुल समान होती है, ठीक है, मतलब बाहर से देखेंगे तो पूरी समान दिखाएगी, इसलिए ये संतान दिखने से भी एक दूसरे से समान ही होते हैं और उनका लिंग भी एक ही जैसा होता है, ठीक है। उसने क्या बताया इसके अंदर, जो दिखने में समान होता है उनके लिंग जो रहते हैं वो भी सेम ही रहते हैं क्योंकि एक ही से दोनों तैयार हुए रहते हैं, अर्थात तो वे दोनों लड़की होगी या दोनों लड़के ही होंगे, ठीक है। फिर एक जुड़वे के संदर्भ में भ्रूण कोशिका का विभाजन और युग्मक तैयार होने से 8 दिन बाद हो तो इस परिस्थिति में यह संयुक्त जुड़वा साइमस या कोजॉइंट ट्विन संतान जन्म लेते हैं। क्या होता है, एक जुड़वे के संदर्भ में भ्रूण कोशिका का विभाजन अगर युग्माणु तैयार होने के 8 दिन बाद हो तो, ठीक है, क्या बताया इसके अंदर, जो मतलब एक जुड़वा या भ्रूण कोशिका जो है वो विभाजन होने के 8 दिन बाद अगर निर्माण हुआ तो उसको संतान जन्म लेती है, ठीक है, संयुक्त जुड़वा संतान जन्म लेती है। ऐसे जुड़वा संतान शरीर के किसी हिस्से से एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई अवस्था में जन्म लेते हैं, ठीक है, 8 दिन बाद होते हैं, इसलिए उसके अंदर के जो कुछ चीज़ रहते हैं वो जुड़ जाते हैं, ठीक है, एक दूसरे से अलग नहीं हो पाते। और फिर क्या आता है, कुछ अपादात्मक परिस्थिति में स्त्री के अंडाशय में एक ही समय में दो डिंब बाहर अंडा नालिका में छोड़ देते तो उस दोनों डिंब का अलग अलग शुक्राणु द्वारा फलन होकर दो विभाजन युग्माणु तैयार होता है, ठीक है। जब दो अंडा नालिका में दो डिंब तैयार हो जाते हैं, ठीक है, तो दो युग्माणु भिन्न भिन्न होते हैं और उसके कारण फिर दो ट्विंस जुड़वा होते हैं। इन दोनों युग्माणु से दो भ्रूण तैयार होकर दोनों का गर्भाशय में रोपण होता है और पूरी वृद्धि होने पर द्वियुग्मक जुड़वा संतान होता है, ठीक है, वो एक युग्मक था, इसे यहाँ पे दो युग्मक जुड़वा संतान होता है।
फिर आगे क्या दिया है, ऐसे जुड़वा संतान जनिक दृष्टि विभिन्न होते हैं और लैंगिक दृष्टि के समान या भिन्न हो सकते हैं। ठीक है, फिर क्या बताया इसके अंदर, ये जो रहते हैं वो एक तो पुरुष भी हो सकता है, स्त्री भी हो सकता है, या पुरुष स्त्री लड़का लड़की भी हो सकता है, या लड़का लड़का या लड़की लड़की भी हो सकता है। ठीक है, वो उसके ऊपर भी डिपेंड है, डिम के ऊपर। फिर आया तुम्हारा लैंगिक स्वास्थ्य। ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इसके अंदर क्या बताया, शारीरिक मानसिक और सामाजिक दृष्टि से व्यक्ति का सुस्थिति में रहना ही स्वस्थ कहलाता है। ठीक है, हम लोगों ने देखा था मानसिक शारीरिक और सामाजिक ये सब अगर स्वस्थ रहा तभी उसको स्वस्थ माना जाता है। विभिन्न सामाजिक प्रथा रूढ़ी परंपरा अज्ञानता सचुकता दृष्टिकोण इन भी सभी कारणों से वजह से हमारा देश लैंगिक स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता दिखाई नहीं देता। ठीक है, रूढ़ी परंपरा या अज्ञानता, ठीक है, ये सब जो है पिछले पहले के जो लोग रहते थे वो सब इसके कारण इस पूरे स्वास्थ्य नहीं दिखते। ठीक है, लैंगिक स्वास्थ्य नहीं दिखते, जैसे कि लड़का लड़की से कम होता है, लड़की लड़का से कम होता है, बाहर काम नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये सब पूरे लैंगिक स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता नहीं दिखाई देता है। ठीक है, तो दिखाई नहीं देता। विशेष रूप से स्त्री को लैंगिक स्वास्थ्य के विषय में उदासीनता दिखाई देती है। स्त्री के आने वाले मासिक धर्म का सीधा संबंध उसके लैंगिक और संपूर्ण स्वास्थ्य से है। आज के युग में स्त्री पुरुष के बराबर में कार्य कर रही है, जिससे उन्हें दिन भर घर के बाहर रहना पड़ता है। मासिक धर्म के समय रक्तस्राव होता है, इसलिए गुप्तांगों की समस्या समय समय पर स्वच्छ रखना आवश्यक होता है। ठीक है, नहीं तो उनको बीमारी हो सकती है, नहीं तो लैंगिक स्वास्थ्य की समस्या निर्माण हो सकती है। ठीक है, बीमारी हो सकती है। पुरुष को भी लैंगिक स्वास्थ्य की समस्या निर्माण हो सकती है, उसे टालने हेतु गुप्तांग की समय समय पर स्वच्छता रखने का बहुत आवश्यकता होती है। फिर आगे दिया है लैंगिक रोग में साइफिलिस और गोनोरिया, ये दो रोग ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, लैंगिक रोग में दो रोग बताया। ठीक है, ये दोनों रोग पिछले साल एग्जाम में आ चुका था। ठीक है, एक सेंटेंस वन सेंटेंस जो रहता है 1 मार्क्स के लिए उसके अंदर आया था। ठीक है, तो ये भी याद रखना, ये दोनों रोग जीवाणु द्वारा होते हैं। ठीक है, जीवाणु द्वारा होते हैं। फिर गुप्तांग साहित्य शरीर के अन्य भागों धब्बे बना, फुंसिया आना, बुखार आना, जोड़े में सूजना, बालों को झड़ना आदि लक्षण साइफिलिस इन रोग में दिखाई देते हैं। ठीक है, साइफिलिस रोग में क्या बताया यहाँ पे, गुप्तांग साहित्य शरीर के अन्य भाग द्वारा धब्बे बनना, फिर फुंसी आना, बुखार आना, जोड़ों में सूजन, बालों को झड़ना, ये सब साइफिलिस रोग में होता है। फिर क्या दिया, गोनोरिया में क्या दिया है, रोग में पेशाब करते समय जलन का दर्द होता है, शीशन और योगी मार्ग में पीस निकलता है, मूत्र मार्ग दर्द, गला, आँख, इन अवयवों में सूजन आने लगता है। ठीक है, तो ये दोनों याद रखना। फिर यहाँ पे जनसंख्या में विस्फोट बताया कैसे कैसे 1901 में इतनी जनसंख्या थी, कितना दिया यूनिट 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 23 करोड़। ठीक है, 23 करोड़ इतने लोग थे 1901 में, मतलब एक में। फिर 1911 में 25 करोड़ हो गए। ठीक है, 25 करोड़ 20 लाख इतने। फिर 1921 में 25 करोड़ 13 लाख हो गए। ठीक है, यहाँ पे देखो कम बताया। फिर 1931 में, 1911 से 1921 में यहाँ पे कम हुए। फिर 1931 में वो 27 लाख हो गए। फिर 1941 में 31 लाख, 1951 में 35 लाख, 1961 में 33 लाख, 1971 में 54, फिर 1981 में और 68, फिर 1991 में 84, 84, फिर तुम्हारा 2001 में 10 कितना हो गया, 1 मिलियन। ठीक है, 1 बिलियन, 1 बिलियन 2 करोड़ 86 लाख 10,328। फिर वो 2011 में, ठीक है, 2011 तक की अभी तक सेंसेस हुआ है। ये 2020 में होने वाला था, तो अभी नहीं 21 में होएगा। ठीक है, 2021 में, 20 में होता तो 21 में उसको नापा जाता, लेकिन अभी 20 में नहीं होएगा, तो 21 में होएगा तो वो 22 में दिखाया जाएगा। ठीक है, दर्शाया जाएगा 2021 में। तो ये तुम्हारा 1,21,000। ठीक है, कोरोना की वजह से वापस अभी इसके अंदर कम हो जाएगा, नहीं तो ये वापस ऐसे ही 21 करोड़ बढ़ा, जैसे कि मतलब 20-30 करोड़, तो 20 से 30 करोड़ के बीच में बढ़ता ही। तो इस तो लेकिन कम होएगा क्योंकि इतने जन मर चुके कोरोना से, तो भी बहुत जन जन्म लिए रहेंगे। ठीक है, तो 2021 में हमें 22 में हमें देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पे हमारा लेसन खत्म होते हुए, ठीक है, 3rd लेसन हमारा कंप्लीट हुआ। ओके स्टूडेंट, बाय।